अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह के हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिजीज कंट्रोल के बारे में कि किस तरह हम डिजीज कंट्रोल करते हैं, उसमें से हमने कल दो मेथड पढ़े थे। नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर करके आप डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, कि आप एक पर्सन को इम्यूनाइज करके किसी डिजीज के अगेंस्ट आप उसको डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट किसी डिजीज की वैक्सीनेशन ही नहीं है तो फिर तो अगर डिजीज आ चुकी है तो इसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट भी आता है कि आपने इलाज करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारा थर्ड मेथड होता है। थर्ड जो है ना वो आता है आपका कि आपने फिर उसको तो ट्रीट तो करना ही है, इलाज तो करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास उसको फिर कहते हैं ड्रग ट्रीटमेंट या फिर आप उसको जीन थेरापी कहते हैं। अब हम इसमें आज थोड़े से डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे हर डिजीज के बारे में, क्या उसका जो है ना डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, लाइक टीबी है जो एक जो है इसका कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो टीबी काज करता है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरिया को हम किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक्स यानी कि लाइफ के अगेंस्ट। तो ये क्या करेंगी, बायोटिक्स निकला बैक्टीरिया से, तो ऐसी हमारे पास जो ड्रग जो क्या करेंगी बैक्टीरिया को किल करेंगी, हम उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये तो हो चुका है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो वो डिजीज जो है ना ट्रीटमेंट जो है ना उसका अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि सम टाइम जो है ना वो जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो वो कोई इफेक्टिव नहीं होगी, बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे वो उस ड्रग को क्या कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं। हम उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि इन जो है ना वो आप समझे कि आप प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है, ठीक है, एक दिन आपने खा ली, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर आपने खा लिया, यानी कि आप प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। उसके अलावा डोज यानी कि प्रॉपर डोज आप नहीं इस्तेमाल करते तो फिर भी जो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि डिजीज कुछ और है, आप एंटीबायोटिक कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। ये आप ऑलरेडी मैट्रिक के अंदर पढ़ चुके हैं। सेकंड वन है कि हमारे पास रेडियोथेरेपी। ये था कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास है रेडियोथेरेपी। हमें पता है कि हमारे जो है ना वो कंट्री के अंदर या पूरी वर्ल्ड के अंदर बात करें तो कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं, तो उनके ट्रीटमेंट करने उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम कुछ सर्टेन जो है ना वो रेडियो एक्टिव जो है ना वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिनसे क्या होता है कि रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। वो रेडिएशंस क्या करती हैं बेटा, उन कैंसर सेल के ऊपर जाके जो है ना वो टकराती हैं, ठीक है, हिट करती हैं और कैंसर सेल्स को खत्म करती हैं। अब हमें पता होना चाहिए कैंसर सेल्स होते क्या हैं। देखिए बेटा, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली हमें पता है कि माइटोसिस होती है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन समटाइम होता क्या है कि जीन्स के अंदर जो है ना वो चेंजेस की वजह से, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है जीन्स के अंदर। तो जो जीन्स है नॉर्मली तो माइटोसिस करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू टाइम्स, जीन्स के पास कंट्रोल होता है, लेकिन जब वो जीन्स के अंदर म्यूटेशन चेंजेस आ जाती हैं तो जीन्स के पास वो कंट्रोल नहीं रहता। तो जो वो सेल होता है वो समझे कि कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है, ठीक है, उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कब उसने डिवाइड करना है कब नहीं। तो हम समझे कि कंटिन्यू डिवीजंस की सेल को कैंसर सेल कहते हैं। वो सेल जो है ना वो इररेगुलर, ठीक है, फिर इसके साथ जो है ना डिवाइड करते रहते हैं। आसानी के तौर पे हम इसको कहेंगे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को आप कैंसर सेल्स कहते हैं। तो इसको खत्म किस तरह करेंगे बॉडी के अंदर, एक बात तो ये है कि रेडियोथेरेपी, यानी कि कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, उनसे रेडिएशंस निकलती हैं, वो रेडिएशन जो है ना वो कैंसर सेल्स को खत्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब हमारे पास जो है ना वो नंबर 3 पे आता है कीमोथेरेपी। जिस तरह के लफ्ज बता रहा है कीमो केमिकल से निकला है,
तो ये भी हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द कैंसर पेशेंट्स। ये भी हम किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो पेशेंट कैंसर के होते हैं उनके अगेंस्ट जो है कुछ सर्टेन केमिकल इस्तेमाल करते हैं। अब वो केमिकल हम क्या करते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे आपने लेने हैं, इकट्ठे नहीं। यानी कि आपको डॉक्टर बता देगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हमें 1 वीक बाद आना है, 2 वीक बाद आना है, 3 वीक बाद। स्टूडेंट इसकी डोज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम ये केमिकल और ये रेडिएशन तो अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैंसर पेशेंट, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी ज्यादा आ जाते हैं। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि जिस तरह किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी हेयर होते हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। सम टाइम अगर आप डोज जो है ना वो ज्यादा कर देते हैं तो उससे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी किल होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो डिफेक्टिव सेल्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर भी साइड इफेक्ट जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, एक रेगुलर जो इंटरवल है उसके बाद यानी कि इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपका ट्रीटमेंट चलना 6 माह तो आप एक दिन में जो है ना मुझे मेडिसिन दे दें तो 6 माह मुझे आने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नहीं है। हर मेडिसिन का एक डिसिप्लिन है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको जो है ना वो इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीन थेरेपी। ये रिसेंट न्यू टेक्निक है स्टूडेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उसको रिपेयर करते हैं। यानी ऐसे जीन्स जिनके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, जिस तरह भी हम कैंसर सेल्स के अंदर बात कर रहे थे, हम उन जीन्स को रिपेयर करते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी के अंदर जो हमने कीमोथेरेपी या हमने जो है ना रेडियोथेरेपी पढ़ी है उसके अंदर हम जीन्स को रिपेयर नहीं करते, हम उसके अंदर जो कैंसर सेल्स हैं उसको किल करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। लेकिन जीन थेरेपी के अंदर हम जीन्स को रिप्लेस करते हैं। अब इसमें मेथड क्या होगा, आप किसी यानी कि हम पता है ना, आपने पढ़ा होगा मेथड के अंदर भी एक हमारे पास डोनर होता है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है ना वो क्या होता है, रेसिपिएंट होता है। तो हम इसमें से जो नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है, जिसके जो जीन्स नॉर्मल है उनमें से हम जीन्स को अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। उन जीन्स को आइसोलेट करने के बाद हम होस्ट सेल के अंदर उसको इंसर्ट करवा देते हैं ताकि ये जो जीन्स है उन्हें जाके मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और जो हमारे उसके जो डिफेक्टिव जीन्स है उसके साथ जो है ना वो रिप्लेस हो जाए। अब ये किस में करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो बोन मैरो कैंसर के अंदर ये कर सकते हैं। बोन मैरो कैंसर एक ऐसा कैंसर है बेटा जो ब्लड कैंसर किसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमंस के अंदर जो है ना वो, क्योंकि आपको पता है जो हमारी जब हम अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारी बोन ही जो है ना वो ब्लड जो है ना वो सेल्स की जो है ना वो प्रोडक्शन करती है। तो जब बोन मैरो ही सही नहीं होगा तो ब्लड सेल्स की जो है ना प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। या फिर क्या होता है कि इसमें जो ब्लड कैंसर है तो इसके अंदर जो है ना वो ज्यादा मिकदार के अंदर जो है ना वो ब्लड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन यानी कि आप इसको कह सकते हैं। बोन मैरो कैंसर के अंदर स्टूडेंट याद रखेगा कि जो जीन्स हैं उनके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन्स हैं, ठीक है, उनकी जगह पे हम इनको क्या करते हैं कि नॉर्मल जीन्स को इंसर्टेड करवाते हैं बोन मैरो सेल्स के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो हमारे म्यूटेशन वाले जीन्स हैं वो रिप्लेस कर देते हैं और न्यू जीन्स जो है ना वो अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास लास्ट पे है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि डिजीज को कंट्रोल करते हैं। डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेथड है हम उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलायबल है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। अवेयरनेस किसके लिए दी सकते हैं, अवेयरनेस हम जो है ना वो आप सुनने के प्रोग्राम के लिए जो है ना दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक सोसाइटीज के अंदर जो है ना डिफरेंट पॉपुलेट जो है ना वो आप बना के वो आप बांट सकते हैं, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं। थ्रू मीडिया आप जो है ना वो सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहा है, थ्रू मीडिया भी आप लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं किसी भी डिजीज के बारे में। अब इसमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर हम क्या बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि इसकी काजेस क्या हैं, क्या क्या वजूहात हैं इस डिजीज की, और उसके बाद आपने बताना था कि प्रिवेंटिव मेजर्स कि आप इससे किस तरह जो है ना महफूज रह सकते हैं और दूसरे लोगों को आपने किस तरह इसको महफूज करना है। तो ये जिस मेथड के अंदर हम सारा डिस्कस करते हैं उसको हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी द कंट्रोल ऑफ अ डिजीज बाय यूजिंग ऑल मेथड्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।